कभी सोचा है कि भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। तो आज हम उसी सफर पे निकलने वाले हैं ये जानने के लिए कि हमारे राज्यों की ये सीमाएं, ये बॉर्डर्स आखिर बने कैसे। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, आज जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो ये सारी लकीरें, ये बॉर्डर्स एकदम पक्के लगते हैं, जैसे पत्थर की लकीर हों। पर सवाल ये है कि ये लकीरें खींची किसने और कैसे? ये कहानी सिर्फ जमीन की लकीरों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है राजनीति की, बड़े बड़े आंदोलनों की और हमारी पहचान की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1947 से। जब भारत आजाद हुआ तो हमें विरासत में एक बहुत ही उलझा हुआ नक्शा मिला। एक तरफ थे अंग्रेजों के सीधे कंट्रोल वाले प्रांत और दूसरी तरफ थीं सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतें। इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक देश बनाना, समझ लीजिए, एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा था। मतलब उस समय का भारत असल में 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहले थे ब्रिटिश प्रांत, फिर थी 500 से भी ज्यादा रियासतें जिनके राजाओं को तय करना था कि वो भारत के साथ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ या आजाद रहेंगे। और तो और कुछ हिस्से अभी भी फ्रांस और पुर्तगाल के कब्जे में थे। अब सोचिए इस सबको एक साथ लाना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। तो इस पूरी उलझन से निपटने के लिए एक टेम्परेरी फिक्स निकाला गया। संविधान में देश को चलाने में आसानी हो, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया और पूरे देश को 4 अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। ये सिस्टम बड़ा ही अनोखा था। भाग ए में वो राज्य थे जो पहले ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। भाग बी में बड़ी बड़ी रियासतें शामिल की गईं। भाग सी में छोटी रियासतें और कुछ और इलाके थे। और भाग डी में सिर्फ अंडमान और निकोबार को रखा गया था। ये एक तरह का काम चलाऊ इंतजाम था जो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। इस ABCD सिस्टम के तहत कुल मिलाकर 29 प्रशासनिक यूनिट्स बनी। लेकिन बहुत जल्दी ये साफ हो गया कि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से एक नई और बहुत ही जोरदार मांग उठने लगी थी। और वो मांग थी भाषा की। पूरे देश में एक आवाज़ गूंज रही थी कि राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया जाना चाहिए। लोगों को लगता था कि उनकी भाषा ही उनकी असली पहचान है और देश की प्रशासनिक सीमाएं भी इसी पहचान को दिखानी चाहिए। ये आइडिया बहुत सीधा और सरल था, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। एक भाषा, एक राज्य। लोगों का मानना था कि इससे न सिर्फ राजकाज आसान होगा, बल्कि उनकी संस्कृति और साहित्य को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सरकार इस विचार से सहमत नहीं थी। इस मांग पर सोच विचार के लिए एक धर आयोग बनाया गया और उसने इस आइडिया को सीधे सीधे खारिज कर दिया। आयोग को डर था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बने तो देश की एकता को खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा को ही आधार बनाना चाहिए। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक हाई पावर कमेटी बनी, जिसे JVP कमेटी कहते हैं। इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को नकार दिया। सरकार के इस रवैये ने, आप कह सकते हैं, आग में घी का काम किया और लोगों का गुस्सा और भी भड़क गया। पर सरकार की इस लगातार ना को एक अकेले इंसान के सत्याग्रह ने चुनौती दी। एक ऐसा बलिदान जिसने आने वाले समय में भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये कहानी है पोट्टी श्री रामुलु की। वो एक सच्चे गांधीवादी थे और उन्होंने मद्रास प्रांत में रहने वाले तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। श्री रामुलु के समर्पण का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि अगर उनके पास श्री रामुलु जैसे 11 और लोग होते तो आज़ादी 1 साल में ही मिल जाती। पूरे 58 दिन श्री रामुलु 58 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए अनशन पर बैठे रहे। सरकार उनकी मांग को नज़रअंदाज करती रही और जब तक उन्हें इस मामले की गंभीरता का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री रामुलु की मृत्यु के बाद पूरे इलाके में दंगे भड़क गए, हालात बेकाबू हो गए। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बना। ये एक ऐतिहासिक पल था। अब देखिए, जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, एक दरवाज़ा खुल गया। पूरे देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अपने अपने राज्य की मांग करने लगे। अब सरकार के लिए इस मांग को और टालना नामुमकिन था, तो इस बड़े काम के लिए एक नए और शक्तिशाली आयोग का गठन किया गया। सरकार ने जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इसका काम था भारत के अंदरूनी सीमाओं के लिए एक तर्कसंगत और स्थायी ढांचा तैयार करना, ताकि ये बार बार की समस्या खत्म हो सके। इस आयोग ने एक बहुत ही संतुलित रास्ता सुझाया।
पहली बात, उन्होंने कहा कि ये ABCD वाला सिस्टम खत्म करो। दूसरी बात, उन्होंने माना कि भाषा एक जरूरी आधार है, पर सिर्फ वही एकमात्र आधार नहीं हो सकता। देश की एकता, सुरक्षा और आर्थिक समझदारी भी उतनी ही जरूरी हैं। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में ऐतिहासिक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। वो पुराना ABCD सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और उसकी जगह जन्म हुआ आधुनिक भारत के नक्शे का, जिसमें बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सच तो यह है कि 1956 तो बस एक शुरुआत थी। भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक जीती जागती चीज की तरह है जो समय और लोगों की जरूरतों के हिसाब से लगातार बदलता रहा है। देखिए, 1960 में बॉम्बे राज्य टूटकर महाराष्ट्र और गुजरात बना। 1966 में पंजाब को बांटकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाए गए। साल 2000 में हमें 3 नए राज्य मिले, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। और ये सिलसिला हाल तक चलता रहा, जब तेलंगाना बना और फिर जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ। हर एक बदलाव के पीछे एक अपनी लंबी कहानी है। और इन सभी बदलावों से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं आज के भारत तक। आज हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये जो आज का नक्शा है, ये पिछले 75 सालों की राजनीतिक बहसों, बड़े बड़े जन आंदोलनों और प्रशासनिक सुधारों का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, इतनी विविधताओं और पहचानों वाले देश में क्या नक्शे पर खींची गई लकीरें कभी आखिरी हो सकती हैं? शायद नहीं। भारत के राज्यों की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक देश का नक्शा सिर्फ कागज पर खींची लकीरें नहीं होता, बल्कि वो उस राष्ट्र की धड़कती हुई पहचान होता है जो हमेशा विकसित होती रहती है।